हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर में किनशिप यानी नातेदारी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे नातेदारी का अर्थ और विशेषताएं क्या है, नातेदारी के कितने प्रकार हैं, नातेदारी की कैटेगरीज कौन कौन सी है, इसकी श्रेणियां कौन सी है, इसके यूसेज या व्यवहार क्या है और इसकी टर्मिनोलॉजी के बारे में हम यहाँ पर विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ किनशिप। नातेदारी की विशेषताएँ क्या है, इसके अर्थ क्या है। तो देखिएगा, नातेदारी है वो अंग्रेजी भाषा के किनशिप का हिंदी रूपांतरण है। और नातेदारी को हम विभिन्न नामों जैसे बंधुत्व भी कह सकते हैं, इसको संगोत्रता भी कह सकते हैं, सौजन भी इसको हम कह सकते हैं। तो नातेदारी का मतलब रिश्तेदारी, भाई बंधु हो गए। अपने जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी भाई बंधु सगे संबंधी है, उन सभी को हम नातेदार बोलेंगे और इनसे जो संबंध होंगे वही नातेदारी कहलाएंगे। अब देखिएगा, शुरुआत इसकी कहाँ से होती है। सबसे पहले व्यक्ति के अंदर यौन इच्छा जागी और यौन इच्छा ने वैवाहिक नात्मक संस्था को अस्तित्व में लेकर आई। और विवाह नामक जो संस्था है उसने दो संस्थाओं, परिवार और नातेदारी को जन्म दिया। विवाह के पश्चात व्यक्ति का परिवार बनता है और उसी परिवार में व्यक्ति के नातेदार भी होते हैं, रिश्तेदार भी होते हैं। तो यौन इच्छाओं से विवाह, विवाह से परिवार और परिवार से नातेदारी बनी। तो हम कह सकते हैं कि विवाह, परिवार और नातेदारी है, ये सामाजिक व्यवस्था के आधारभूत तथ्य है, समाज की आधारशिला है, बुनियाद है ये इसकी। तो इसके पश्चात हम इनकी शुरुआत हमें क्यों करनी पड़ी। जैसे सामूहिक सुरक्षा के लिए हमें इन संस्थाओं की, विवाह, परिवार, नातेदारी आदि संस्थाओं की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि सुरक्षा के लिए एक समान भाषा, जाति, धर्म या फिर राष्ट्र, राज्य आदि संघों की स्थापना की। परंतु इन सभी में नातेदारी है वो सबसे ज़्यादा जो घनिष्ठ है, सबसे ज़्यादा अधिक सुरक्षा प्रदान करने वाला जो है वो नातेदारी है। क्योंकि अपने रिश्तेदार, नातेदार आप देखते होंगे कि किसी तरह की प्राकृतिक विपदा आ जाए या फिर आर्थिक रूप से कोई तंगी आ जाए या फिर किसी बच्चे या बच्ची का विवाह करना है तो उसमें भी नातेदार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी की डेथ हो जाए तो भी सांत्वना देने के लिए रिश्तेदार या नातेदार पहुंचते हैं। तो नातेदार वो सुख और दुख प्रत्येक स्थिति के अंदर हमारे साथ रहते हैं। तो नातेदारी व्यवस्था है वो सामूहिक सुरक्षा में और व्यक्ति के सहयोग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब इसकी डेफिनेशंस के बारे में हम पढ़ते हैं। तो डॉक्टर रिवर्स क्या कहते हैं। संगोत्रता, संगोत्रता मतलब एक ही गोत्र का या बंधुत्व कि मेरी, अब बंधुत्व या संगोत्रता या नातेदारी एक ही शब्द है कि मेरी परिभाषा उस संबंध में है जो वंशावलियों के माध्यम से निर्धारित तथा वर्णित की जाती है। वंशावलियों के माध्यम से क्या, कैसे, वंश के आधार पर, वंश के आधार पर, जैसे अपना जो वंश चल रहा है, दादा थे, उनके बाद पिता आए, फिर हम आए, आगे संतान आएगी, तो इसी आधार पर जो नातेदारी है उसको निश्चित या निर्धारित किया जाता है और वर्णन भी उसका इसी आधार पर किया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है, नातेदारी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, नातेदारी की विभिन्न श्रेणियों, प्रथाओं या व्यवहार को समझाइए। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। नातेदारी शब्द अंग्रेजी भाषा के किनशिप का हिंदी रूपांतरण है। इसे सौजन, नातेदारी, बंधुत्व आदि नामों से भी जाना जाता है। व्यक्ति की यौन इच्छाओं ने विवाह ने परिवार एवं नातेदारी को जन्म दिया। अतः विवाह, परिवार और नातेदारी ये तीनों संस्थाएं आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित है और इन तीनों के बिना समाज की कल्पना करना भी संभव नहीं है। अतः नातेदारी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक व्यक्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संबंध उन व्यक्तियों के साथ होता है जो विवाह बंधन या पारिवारिक या रक्त संबंध के आधार पर संबंधित होते हैं। इसका मतलब विवाह के आधार पर या रक्त के आधार पर जितने भी हमारे संबंधी हैं उन सभी को मिलाकर नातेदार या नातेदारी बनती है। एक परिभाषा हमने आपको पीछे स्लाइड में बताई थी, इसके अलावा भी इसकी परिभाषाएं देखिएगा। चार्ल्स विनिक और मानव शास्त्रीय शब्दकोश दोनों की परिभाषाओं में मामूली सा अंतर है। तो देखिएगा, नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध आते हैं। इसका मतलब संबंध है वो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं जो कि अनुमानित और वास्तविक वंशावली संबंधों पर आधारित है। मतलब ये भी किसके हो गए, जो वास्तविक वंशावली है, वंश के आधार पर है, उन्हीं के आधार पर जो संबंध है उनको नातेदारी कहा जाता है। जैसे मान लीजिए भाई बहन के संबंध है तो रक्त संबंधी हो गए आपस में हम, और भाई और बहन आपस में, भाई या बहन का जो नाता है वो नातेदारी कहलाएगा। इसका और उसे समाज द्वारा स्वीकृति भी प्रदान है। मानव शास्त्रीय शब्दकोश क्या कहता है, नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध आ जाते हैं जो अनुमानित और रक्त संबंधों पर, यहाँ पर इन्होंने वास्तविक वंशावली के बारे में बात की चार्ल्स विनिक ने, तो वहीं मानव शास्त्रीय शब्दकोश में रक्त संबंधों पर आधारित जो भी संबंध है उनको
नातेदारी के अंदर शामिल किया है। लूसी मेयर कहते हैं बंधुत्व सामाजिक संबंधों को जैविकीय शब्दों में व्यक्त किया जाता है। सामाजिक संबंध है उनको जैविकीय संबंध का मतलब जन्म के आधार पर या विवाह के आधार पर उन संबंधों को जैविकीय शब्दों में व्यक्त कर दिया जाता है तो वो नातेदारी कहलाता है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि नातेदारी में वे व्यक्ति की नातेदारी में, इसके आगे स्लाइड में हम इसका वर्णन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो नातेदारी है इसका मतलब क्या हुआ, विभिन्न व्यक्तियों के आपसी जो संबंध है उसको हम नातेदारी कहते हैं। टाइप्स ऑफ किनशिप। अब नातेदारी के प्रकार क्या है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है नातेदारी है, इसके बारे में सबसे पहले विचार मॉर्गन ने दिया था। तो मॉर्गन ने नातेदारी के जो दो भागों में जो विभाजित किया अलग अलग, वह रक्त संबंधी नातेदारी या फिर विवाह संबंधी। देखिए हम किसी व्यक्ति से संबंधित हैं, वो हमारा कुछ ना कुछ लगता है रिश्ते में या नाते में, तो वो दो ही आधार पर लगेगा, या तो रक्त के आधार पर या फिर विवाह के आधार पर। रक्त के आधार पर का मतलब हुआ जिस परिवार में हमारा जन्म होता है, जो जन्म मूलक परिवार है, उस परिवार के सभी सदस्य आपस में रक्त संबंधी नातेदारी कहलाएगी। उनके बीच में उनके परिवार, जन्म वाले परिवार के जितने भी आपस में सदस्य हैं, उनके सदस्य आपस में रक्त संबंधी नातेदार कहलाएंगे। या देखिए जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है, अब इसमें कौन कौन होंगे, माता पिता होंगे, संतान होगी, दादा दादी होगी, चाचा ताऊ होंगे, और यदि किसी बच्चे या बच्ची को हमने गोद लिया है तो वो भी रक्त संबंधी नातेदार कहलाएगा, क्योंकि उसके साथ अपने बेटे या बेटी जैसा व्यवहार किया जाता है। तो रक्त संबंधी नातेदार वो नातेदार होते हैं जो जन्म के ऊपर आधारित होते हैं। जिस परिवार में व्यक्ति का जन्म होता है वो सभी सदस्य आपस में रक्त संबंधी नातेदार कहलाएंगे। इसमें दादा दादी, चाचा चाची, कजन्स आगे, ताऊ ताई आदि वो सभी सदस्य रक्त संबंधी नातेदार कहलाएंगे। दूसरा विवाह संबंधी नातेदारी। विवाह संबंधी नातेदार वो होते हैं जो व्यक्ति के विवाह के पश्चात बनते हैं। ये तो हो गए जन्म संबंधी। जन्म के पश्चात जब व्यक्ति की शादी होगी तो व्यक्ति दो परिवारों का सदस्य बन जाता है। एक तो उस परिवार का सदस्य जिसमें उसका जन्म हुआ है, और एक उस परिवार का सदस्य जिसमें उसकी शादी हुई है। तो शादी के पश्चात जब व्यक्ति के सगे संबंधी या रिश्तेदार बनते हैं तो वो विवाह संबंधी नातेदार कहलाते हैं। जैसे पति पत्नी, सास ससुर, ननंद भाभी, जीजा साली, देवर आदि जो है ये विवाह संबंधी नातेदारी कहलाएंगे। तो नातेदारी के प्रकार है उसको हमने दो भागों में बांटा, रक्त संबंधी नातेदार और विवाह संबंधी नातेदार। कैटेगरीज ऑफ किनशिप। नातेदारी की श्रेणियाँ कौन कौन सी है, मतलब जो विभिन्न नातेदार हैं उनके आपसी संबंधों की घनिष्ठता के आधार पर भी, उनके संबंध आपस में कितने घनिष्ठ हैं उनके आधार पर नातेदारी की श्रेणियों को मर्डॉक ने तीन भागों में बांटा। प्राथमिक नातेदारी, प्राइमरी किनशिप, सेकेंडरी किनशिप और टेरिटरी किनशिप। मतलब प्राथमिक नातेदारी, द्वितीयक नातेदारी, इसको नातेदारी भी कह सकते हो, संबंधी भी कह सकते हो, और तृतीयक नातेदारी। अब मर्डॉक ने बताया कि प्राथमिक नातेदार 8 प्रकार के होते हैं, द्वितीयक नातेदार 33 प्रकार के होते हैं, और तृतीयक नातेदारी है वो 151 प्रकार की होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, प्राथमिक 8 प्रकार के, द्वितीयक संबंधी 33 प्रकार के, और तृतीयक नातेदारी है वो 151 प्रकार के। अब हम बात करते हैं प्राथमिक नातेदार कौन से होते हैं। प्राथमिक नातेदार वे नातेदार होते हैं जो रक्त संबंधी होंगे और जिसके आपस में घनिष्ठ संबंध होंगे और प्रत्यक्ष रूप से आपस में एक दूसरे से वो संबंधित होंगे। मतलब प्राथमिक नातेदारी के अंदर व्यक्ति है वो आपस में एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित होंगे और रक्त संबंधी भी होंगे, एक ही परिवार के वो सदस्य होंगे। इसमें कौन कौन से होंगे, जो मर्डॉक है उन्होंने 8 प्रकार बताए हैं। एक तो माता पिता हो गए, माता पिता विवाह संबंधी हो गए, ये रक्त संबंधी नहीं है, विवाह संबंधी। उसके पश्चात माता और पुत्र, माता और पुत्री, पिता और पुत्र, पिता और पुत्री, भाई भाई, बहन बहन और भाई बहन। इस तरह से ये 7 है, ये रक्त संबंधी और एक विवाह संबंधी, ये 8 संबंधी है, ये प्राथमिक नातेदार कहलाएंगे। या हम यूँ भी कह सकते हैं प्राथमिक नातेदार वे नातेदार होते हैं जिनका आपस में सीधा संबंध होता है, या उनको अपने रिलेशन बताने के लिए उनके साथ किसी के माध्यम की या बीच में किसी संबंधी की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे अपना भाई है, उसको हम किसी दूसरे से परिचित करवाएंगे तो हम सीधा यही कहेंगे कि ये मेरा भाई है, उसमें हम ये नहीं कहेंगे ये मेरे पिता का बेटा है।
तो इसका मतलब जिन संबंधों में आपस में सीधा संबंध हो और उनके संबंध प्रकट करने के लिए किसी बीच में संबंधी की जरूरत ना हो तो वो प्राथमिक संबंधी या प्राथमिक नातेदार कहलाते हैं। और यदि किसी बच्चे को गोद लिया गया है तो वो भी प्राथमिक नातेदार के अंतर्गत आएगा। द्वितीयक नातेदार में संबंधों की घनिष्ठता प्राथमिक नातेदार से कम होती है। अब प्राथमिक जो नातेदार है, प्राथमिक द्वितीयक नातेदार कहलाता है। प्राथमिक का मतलब जो हमारे प्राथमिक नातेदार हैं उनके जो प्राथमिक नातेदार है वो हमारे लिए द्वितीयक कहलाएंगे। जैसे अपने लिए अपने पिताजी हैं वो प्राथमिक नातेदार है, और पिताजी के पिताजी अब पिताजी के लिए प्राथमिक नातेदार है, और पिताजी के पिताजी अपने दादा हुए वो अपने लिए द्वितीयक नातेदार होंगे। इसका मतलब प्राथमिक का प्राथमिक द्वितीयक नातेदार कहलाता है। और इसमें संबंध कैसे बताने पड़ते हैं अपने, जैसे मान लो कजन है तो कजन को हम ये तो नहीं कहेंगे सीधा मेरा भाई है, उसमें हम ये बताएंगे कि मेरे चाचा जी का लड़का है या मेरे ताऊ का लड़का है या मेरी बुआ का लड़का है। मतलब इस तरह से जब हम संबंध बताने के लिए किसी बीच में व्यक्ति की जरूरत पड़ती है, संबंधी की जरूरत पड़ती है, तो वो द्वितीयक संबंधी या द्वितीयक नातेदार कहलाते हैं। जैसे दादाजी, चाचा, भतीजा, मामा, मामी, नानी आदि। इसके पश्चात तृतीयक नातेदार मर्डॉक ने 151 प्रकार के बताए, और उन्होंने बताया जो द्वितीयक के प्राथमिक है। मतलब द्वितीयक के प्राथमिक होने का मतलब क्या हुआ, जो जैसे चाचा है, जैसे ये जो द्वितीयक है, द्वितीयक कौन होंगे, जैसे अपने चाचा है वो अपने लिए द्वितीयक नातेदार हुए, और द्वितीयक के जो नज़दीक होंगे, द्वितीयक के जो प्राथमिक होंगे वो हमारे लिए तृतीयक नातेदार होंगे। जैसे यहाँ पर एक टेबल के द्वारा हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर आप देखिएगा पुत्री, पिता और दादा 3 संबंधी हैं। तो पुत्री और पिता आपस में क्लोजली रिलेटेड है, और उनके संबोधन के लिए किसी व्यक्ति को बीच में संबंध बताने के लिए हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा प्राथमिक रिलेशन होगा, पिता के साथ प्राथमिक नातेदार होगा। और पिता का पिता हमारे लिए दादा हुआ, तो ये पिता के पिता हैं, ये तो आपस में प्राथमिक नातेदार हो गए जैसे हमने दिखा रखा है। और लेकिन हमारे लिए इस पुत्री के लिए ये देखिए पहला स्टेप पिता और उसके पश्चात दादा। इसका मतलब क्या हुआ, जब प्राथमिक का प्राथमिक है तो उस तक पहुंचने के लिए हमें 2 स्टेप लेने पड़ेंगे। पहले पिता के साथ रिलेशन, और पिता के कारण ही हम उनको पहचानते हैं तो दादा। तो ये क्या हो गए, प्राथमिक है वो द्वितीयक नातेदार कहलाएगा। इसी तरह से आप यहाँ पर और देखिएगा, पुत्री, पिता और चाचा दिखाया गया हमने, तो पुत्री का पिता है वो प्राथमिक हो गया, और पिता के लिए चाचा है, मतलब पिता का जो भाई है वो प्राथमिक हो गया, तो पुत्री के लिए चाचा क्या होंगे, द्वितीयक होंगे। और जब चाचा का लड़का है, ये चाचा के लिए प्राथमिक है, मतलब द्वितीयक का प्राथमिक है, तो ये हमारे लिए क्या होगा, तृतीयक होगा। इसी तरह से मामा का लड़का है तो मामा अपने लिए द्वितीयक हो गया, क्योंकि माँ के लिए प्राथमिक है, और माँ के लिए द्वितीयक हो जाएगा मामा का लड़का, तो अपने लिए वो क्या हो गया, तृतीयक हो गया। तो इसका मतलब जब किसी भी रिश्तेदार तक पहुँचने के लिए हमें कितने स्टेप लेने पड़ते हैं बीच में। यदि सीधा संबंध है तो प्राथमिक, यदि 1 स्टेप लेकर जा रहे हैं तो द्वितीयक, और यदि 2 स्टेप लेकर जा रहे हैं तो तृतीयक नातेदारी कहलाएगी। तो नातेदारी को संबंधों की निकटता के आधार पर मर्डॉक ने 3 भागों में बांटा, प्राथमिक नातेदारी, द्वितीयक नातेदारी और तृतीयक नातेदारी। यूसेज ऑफ किनशिप, इसका मतलब हो गया नातेदारी प्रथाएं या नातेदारी कैसे व्यवहार करती है, कैसे इसको काम में लाते हैं। नातेदारी में किसी नातेदार के या संबंधी के साथ तो हमारे संबंध बहुत घनिष्ठ होते हैं, जबकि दूसरे के साथ हमारे संबंधों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप भी होता है। तो इसको हम किस तरह से देखते हैं, यहाँ पर इसके बारे में पढ़ेंगे। तो नातेदारी के आधार पर विभिन्न जो विद्वान थे उन्होंने 6 भागों में बांटा था नातेदारी की व्यवहार या प्रथाओं को भी। नातेदारी कैसे काम करती है, पहला है परिहार संबंध। परिहार का मतलब होता है सामाजिक दूरी। जिन नातेदारों के बीच में आपस में सामाजिक दूरी बनाए रखी जाती है उनको परिहार संबंध कहते हैं। परिहार का मतलब एक दूसरे से दूर रहना। ये परिहार संबंध किन किन के बीच में हो सकते हैं, भाई बहन परिहार, इंग्लिश में इसको अवॉइडेंस भी बोलते हैं। अवॉइडेंस का मतलब टालना, उनको टाला जाएगा। भाई बहन परिहार कैसे, जैसे ऑस्ट्रेलिया की ट्रोब्रियांडा जनजाति है, उस जनजाति में भाई बहनों को एकदम एक दूसरे से दूर रखा जाता है। वो आपस में बातचीत नहीं कर सकते, एक छत के नीचे सो नहीं सकते हैं, वो एक दूसरे का चेहरा नहीं देख सकते। यहाँ तक कि यदि बहन की मृत्यु हो जाए तो भी भाई उस घर में प्रवेश नहीं करता ताकि वो उसे
देख ना ले। इसी तरह से श्रीलंका की वेंछा जो जनजाति है, उस जनजाति में भी भाई बहन है, उनके बीच में बहुत ज़्यादा बाउंडेशन है, बहुत ज़्यादा परिहार संबंध है। यदि उनमें से भाई अपनी बहन को किसी दूसरे अपने प्रेमी के साथ बातचीत करते हुए देख ले, तो इसका मतलब उन तीनों को आत्महत्या करनी पड़ती है। तो ये भाई बहन परिहार दिखाता है। सास दामाद परिहार, इसका मतलब है सास है वो दामाद के साथ बात नहीं करती है, उनके साथ घूंघट निकालती है, तो ये सास दामाद परिहार कहलाएगा। सास बहू परिहार, सास बहू है वो भी आपस में बहुत कम बातें करती है, एक दूसरे का नाम नहीं लेती है, या फिर एक दूसरे से दूरी बना कर रखती है। ससुर पुत्रवधू, अब पुत्रवधू का मतलब अपने बेटे की बहू है उसके साथ ससुर है वो भी परिहार के संबंध में रहता है, मतलब वो आपस में एक दूसरे से वार्तालाप नहीं करते हैं, संबंधों की घनिष्ठता उनके आपस में नहीं होती है। इसी तरह ससुर दामाद परिहार हो गया, जेठ और छोटे भाई की पत्नी और परिहार संबंध हो गया। तो परिहार का मतलब इनके बीच में आपस में दूरी रखी जाती है। ये दूरी क्यों रखी जाती है? एक कारण तो होता है संघर्ष को रोकना भी। ये जो सदस्य है, ये सभी सदस्य आपस में एक दूसरे के संपर्क में बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब जब ये एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे तो उनमें हो सकता है लड़ाई झगड़ा हो जाए, लेकिन यदि उनके संबंधों की दूरी होगी, संबंधों की दूरी होने का मतलब हुआ यदि ये एक दूसरे से दूर होंगे, बातचीत कम करेंगे, संपर्क में नहीं आएंगे, तो परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, लड़ाई झगड़ा कम होगा। तो पहला तो कारण इसमें ये बताया गया है भी इसमें आपस में सुख शांति के लिए टर्नी हाई ने ये बात कही थी। इसके पश्चात यौन संबंधों को रोकना, तो ये सिगमंड फ्राइड थे, उन्होंने भी ये माना और फ्रेजर ने भी ये माना कि जो निकट संबंधी है उसमें आपस में यौन संबंध स्थापित न हो जाए, इसलिए परिहार संबंधों के जो प्रथा है इसका पालन किया जाता है भी भाई या बहन के बीच में यौन संबंध स्थापित न हो जाए, सास दामाद के बीच में, सास बहू के बीच में, या जो ये जो परिहार संबंध बताए गए हैं, इन परिहार संबंधियों में आपस में यौन संबंध सेक्सुअल रिलेशन स्थापित न हो, इसीलिए परिहार संबंध है इसकी पालना की जाती है। सामाजिक और सांस्कृतिक सुरक्षा, ये टाइलर ने माना है कि परिहार जो प्रथा इसका पालन करने का कारण एक सामाजिक और सांस्कृतिक सुरक्षा भी है। जैसे बहू जब अपने घर में आती है, ससुराल में पति के घर आती है, तो बहू के घर का माहौल, उसकी संस्कृति, उसका व्यवहार सब कुछ अलग होता है, तो उसको वहाँ पर इस तरह इसलिए बाउंडेड किया जाता है कि बहू के परिवार की जो संस्कृति है, जो उसका व्यवहार है, वो यहाँ ससुराल में मिक्सअप ना हो जाए, उसकी भाषा हो गई आदि इस तरह की बातें मिक्सअप ना हो जाए, इसीलिए बहू की जो ससुर पुत्रवधू परिहार हो गए, या फिर सास बहू परिहार हो गए, ज्येष्ठ छोटे भाई की पत्नी के परिहार संबंध हो गए, इसीलिए ये संबंध निर्धारित किए गए। बिल्कुल उसी तरह से जो दामाद है उसका भी जो सांस्कृतिक सामाजिक जो कल्चर है वो अलग है, तो उसकी अपने ससुराल पक्ष के साथ मिक्स अपना हो जाए, इसलिए सास दामाद परिहार, सास बहू परिवार आदि का, ससुर दामाद परिहार आदि का पालन किया जाता है। तो परिहार संबंध का मतलब ये है भी संबंधों में दूरी, सामाजिक दूरी, आपस में वार्तालाप न होना, और ये विभिन्न कारणों से जैसे संघर्ष को रोकना, यौन संबंधों को रोकना, सामाजिक व सांस्कृतिक सुरक्षा को बनाए रखना, ये इनके पीछे कारण रहते हैं। दूसरी हम करते हैं परिहार संबंध, जोकिंग रिलेशंस। ये संबंधों की घनिष्ठता पैदा करते हैं। संबंधों की घनिष्ठता का मतलब ये होगा कि ये परिहार जो प्रथा है उसके एकदम से विपरीत है। इसमें आपस में हंसी मजाक भी किया जाता है, गाली गलौज भी किया जाता है, यौन और अश्लील हरकतें भी की जाती है, भद्दे कमेंट किए जाते हैं, लेकिन एक दूसरे की बातों का इसमें बुरा नहीं माना जाता। ये जो परिहार संबंध है ये विशेषकर विवाह संबंधियों में पाए जाते हैं, जैसे जीजा साली के संबंध हो गए, पर और देवर भाभी के प्रयास संबंध हो गए, ननंद भाभी के प्रयास हो गए, मामा भांजा के प्रयास हो गए, मामी भांजी के प्रयास हो गए, दादा दादी पोता पोती, चाचा भतीजी के प्रयास, फूफा भतीजी के प्रयास। तो इनके बीच में आपस में मजाक, हंसी मजाक, गाली गलौज चलता है और एक दूसरे की बातों का बुरा भी नहीं मानते, और इनमें आपस में हंसी मजाक भी होता है, एक दूसरे के चुंबन भी ले सकते हैं, और इनमें सेक्सुअल रिलेशन भी स्थापित हो जाते हैं। जैसे शरत चंद्र राय थे, उन्होंने उराव जनजाति में बताया था कि उराव जनजाति में दादी और पोते के बीच में भी विवाह हुए हैं। इसी तरह से बैरियर एल्विन थे, इन्होंने बेगा जनजाति में बताया था कि पोता और दादी के विवाह भी आपस में हुए हैं। तो ये परिहास का मतलब इंजॉयमेंट के या हंसी खुशी के माहौल के संबंध जो हो उनको परिहास संबंध कहा जाता है। माध्यमिक संबोधन, अब माध्यमिक संबोधन की जो प्रथा है,
टैक्नोनॉमी भी जिसको हम कहते हैं, इसके जनक टायलर थे। टायलर ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। तो ये विशेषकर टायलर ने बताया था कि मातृसत्तात्मक परिवारों में इस तरह के जो प्रथा ये पाई जाती है। इसमें जिस संबंधी को बुलाना है उसका नाम नहीं लिया जाता, बल्कि नाम के बदले में बीच में कोई माध्यम बनाया जाता है। उस माध्यम को मानकर, जैसे गुड्डू के पापा या ठोल्लू के पापा, या जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में आपने देखा होगा टप्पू के पापा यूज किया जाता है। तो वो जो टप्पू है वो माध्यम है संबोधन का, पुकारने का, बुलाने का। तो जब भी किसी संबंधी को पुकारना हो और उसका नाम न लेकर किसी बीच में माध्यम के माध्यम से उसको बुलाया जाए तो उसको माध्यमिक संबोधन कहते हैं। इसके पश्चात आता है मातुल्य या एवुनक्युलेट जो प्रथा है। इसके अंदर, मातुल्य के अंदर क्या होता है, इसमें मामा महत्वपूर्ण होता है। मामा का संबंध अपने भांजा या भांजी के साथ घनिष्ठ होते हैं। उसका पालन पोषण है वो मामा के द्वारा ही किया जाता है, और मामा की संपत्ति में से अपने भांजे या भांजिया उनकी भागीदारी होती है, मतलब वो उनकी संपत्ति में से बंटवारा करवाते हैं। बच्चे के लिए मामा महत्वपूर्ण होता है, वो उनके लिए पिता जैसा व्यवहार वहाँ पर किया जाता है, जबकि पिता बच्चों के लिए महत्वपूर्ण नहीं होता है। इसके पश्चात पितृसव्यय एमिटेट प्रथा है। इस प्रथा के अंतर्गत क्या होता है कि जो ये मातुल्य प्रथा की एकदम विपरीत है। इसमें पिता की बहन यानी कि बुआ है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है बच्चों के लाइफ में। बुआ भतीजी या फिर बुआ भतीजे हैं, उनके घनिष्ठ संबंध होते हैं। बुआ है वो महत्वपूर्ण धार्मिक संस्कार अपने भतीजे या भतीजी के लिए वही संपन्न करती है, उनका पालन पोषण वही करते हैं। बच्चों के विवाह शादी का जो प्रोग्राम है वो भी बुआ के द्वारा ही संपन्न किया जाता है। और इसमें बुआ है उसकी संपत्ति में से उसके भतीजे या भतीजियों का वो बंटवारा होता है। इसके पश्चात कुवेद प्रथा, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये कुवेद या इसको सहप्रसविता भी कहते हैं और सहकष्टी भी कहते हैं। यह प्रसव काल से संबंधित है। कुछ एक जनजातियों में यह प्रथा पाई जाती है। इसका मतलब ये होता है जब किसी महिला के बच्चा जिस समय होता है उस दौरान पति को भी उसी तरह से एक कमरे में अलग बंद रखा जाता है, और वही कष्ट, वही पीड़ा उसके द्वारा महसूस की जाती है जो उसकी पत्नी के द्वारा की जाती है। उसके पश्चात संतान प्राप्ति के पश्चात जैसे पत्नी परहेज रखती है, जितने दिन घर से बाहर नहीं निकलती, या जिन जिन रस्मों रीति रिवाजों को निभाती है, उन्हीं रस्मों रीति रिवाजों को पति के द्वारा भी निभाया जाता है। सहप्रसविता, प्रसव का मतलब पुत्र होने की प्रक्रिया, संतान होने की प्रक्रिया। सह का मतलब साथ में, मतलब साथ में वो कष्ट सहेंगे। अब इस प्रथा का जो उद्देश्य है वो क्या है? कुछ एक विद्वानों ने माना है कि इसका उद्देश्य जादू टोनों से बचना है। विपत्ति बाहर घूमता रहेगा तो उस पर यदि किसी ने जादू टोना किया तो वो संतान को उससे नुकसान हो सकता है। दूसरा, आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करना, पति और पत्नी के बीच को संबंधों को प्रगाढ़ करना, भी उसके दुख में उसका सहयोगी होना। और तीसरा, इसका पुत्र प्रेम दर्शाना, भी वो पुत्र के लिए वो भी तड़प रहा है ताकि पिता और पुत्र के संबंध है वो घनिष्ठ हों। तो ये जो प्रथाएं थी, नातेदारी व्यवहार की प्रथाएं, इनको 6 भागों में बांटा गया था। इसके पश्चात हम टर्म्स ऑफ किनशिप के बारे में पढ़ते हैं। मार्गन ने अपनी पुस्तक लिखी थी सोशल स्ट्रक्चर। उस पुस्तक में नातेदारी की संज्ञाएं या संबोधन के बारे में बताया था। नातेदारी की संज्ञा का मतलब नाम, संबोधन पुकारना भी, हम किसी को किस नाम से पुकारेंगे। जैसे पिता है तो किस व्यक्ति को हम पिता के नाम से पुकारेंगे, भाई किसको भाई के नाम से पुकारेंगे। तो संबंधियों को या नातेदारों को जो बुलाने या संबोधन करने या पुकारने की जो प्रक्रिया है उसी को नातेदारी संज्ञा या संबोधन कहा जाता है। इसको मार्गन ने 2 भागों में बांटा, वर्गीकृत संज्ञाएं और वर्णात्मक या विशिष्टात्मक संज्ञाएं। क्लासिफिकेटरी टर्मिनोलॉजी और डिस्क्रिप्टिव टर्मिनोलॉजी। वर्गीकृत संज्ञाएं, देखिए अपने स्वजनों में भेद किस प्रकार से करना है, मतलब हमारे बहुत सारे रिश्तेदार हैं, उनमें अलग अलग कैसे करना है या उन्हें किस नाम से पुकारना है, यही नातेदारी संज्ञा कहलाती है। तो पहली होगी वर्गीकृत। वर्गीकृत नातेदारी के अंदर आप देखिएगा जिसमें एक शब्द का कई संबंधियों के लिए प्रयोग, मतलब एक ऐसा शब्द जिसके लिए कई जो वो शब्द है उसको वर्गीकरण कर दिया अलग अलग भागों, मतलब कई रिश्तेदारों को, नातेदारों को उसी शब्द से पुकारा जाएगा। जैसे अंकल है इंग्लिश भाषा का, तो अंकल चाचा के लिए भी प्रयोग करते हैं हम,
मामा, फूफा, मौसा आदि के लिए प्रयोग करते हैं। उसी तरह से आंटी शब्द है वो चाची, मामी, बुआ, मौसी आदि के लिए प्रयोग करते हैं। जब एक ही शब्द विभिन्न कई नातेदारों को दिखाने के लिए, संबोधित करने के लिए हम प्रयोग करते हैं तो वो वर्गीकृत संज्ञाएं कहलाते हैं। जैसे कजन है, चचेरा, ममेरा, फुफेरा, भाई या बहन के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। असम के सेमानागा जनजाति में अजा शब्द है, तो अजा शब्द का प्रयोग किस किस के लिए करते हैं? अजा शब्द का प्रयोग माँ, मौसी, चाची आदि के लिए किया जाता है। एक ही शब्द है, माँ के लिए भी वही, मौसी के लिए भी, चाची के लिए भी। इसी तरह से अप्पू शब्द है, अप्पू शब्द का प्रयोग भी पिता, चाचा, ताया, मौसा इनके लिए किया जाता है। शब्द एक ही है लेकिन विभिन्न नातेदारों के लिए जब किसी एक शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो वर्गीकृत नातेदारी, वर्गीकृत संज्ञाएं उसे हम कहते हैं। अब कुकी लोगों में हेप्पू शब्द है, तो ये हेप्पू शब्द है, ये दादा, मामा, नाना, ससुर आदि इनके लिए एक ही शब्द प्रयोग किया जाता है, तो ये वर्गीकृत संज्ञा है। दूसरी तरफ वर्णात्मक या विशिष्टात्मक, इसमें क्या होता है, जिसमें केवल एक शब्द है वो किसी विशेष व्यक्ति के लिए ही प्रयोग किया जाएगा, इसीलिए इसको विशिष्टात्मक कहते हैं। जैसे पिताजी है, तो पिताजी हम किसी विशेष व्यक्ति के लिए लगाएंगे। पति है, एक विशेष व्यक्ति के लिए लगाएंगे। पत्नी है, एक विशेष व्यक्ति के लिए लगाएंगे। तो माँ हो गई, तो इसका मतलब जब कोई एक शब्द किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है तो उसको विशिष्टात्मक संज्ञाएं या वर्णनात्मक संज्ञाएं कहेंगे। वर्णनात्मक भी एक का ही वर्णन कर रहा है ये। वर्गीकृत संज्ञाएं जब एक शब्द के द्वारा बहुत सारे नातेदार या कई नातेदारों और रिश्तेदारों को बताया जाता है तो उसको हम वर्गीकृत संज्ञाएं कहेंगे। तो नातेदारी की संज्ञाएं या संबोधन है, इसको हम दो अलग अलग भागों में मार्गन के अनुसार बांटते हैं। अब पूरा प्रश्न को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो ये स्लाइड हम पहले पूरी देख चुके हैं। यहाँ से ये स्लाइड लास्ट में से वहाँ बीच में रही थी, यहीं से हम आगे शुरू करते हैं। तो नातेदारी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में जिनमें वंशावली के आधार पर संबंध होते हैं, वंशावली संबंध परिवार से पैदा होते हैं और वे परिवार पर ही निर्भर रहते हैं। नातेदार वंश परिवार से ही चलेगा ना। नातेदारी में व्यक्ति रक्त संबंधी या विवाह के आधार पर संबंधित होते हैं, इन्हें समाज द्वारा स्वीकृति होती है। अब नातेदारी की श्रेणियाँ, व्यक्ति के सभी रिश्तेदारों के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं होते हैं, कुछ एक के साथ अधिक घनिष्ठ और कुछ एक के साथ कम घनिष्ठ होते हैं। इनके आधार पर नातेदारी को तीन भागों में बांटा। प्राथमिक नातेदार, जिनके संबंध बहुत ज़्यादा घनिष्ठ होंगे उनको प्राथमिक नातेदार कहेंगे। मर्डन ने सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक में 8 प्रकार की प्राथमिक नातेदारी बताई है। द्वितीयक नातेदार इसमें वो शामिल होंगे जिनसे हमारा प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता, ये प्राथमिक के प्राथमिक होंगे, जैसे बहनोई, साला, साली, दामाद आदि। इसको मर्डॉक ने 33 प्रकार बताए हैं। तृतीयक नातेदारी में वो होंगे जो प्राथमिक के द्वितीयक होंगे, वो हमारे लिए तृतीयक नातेदार होंगे। मर्डॉक ने इसके 151 तरह की तृतीय नातेदारी बताई है। इसके पश्चात अतः संबंधों की निकटता के आधार पर नातेदारी की मुख्यतः 3 श्रेणियां हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। नातेदारी के प्रकार या भेद, नातेदारी में 2 प्रकार के, एक रक्त के आधार पर और दूसरा विवाह के आधार पर। नातेदारी को 2 भागों में बांटा है, रक्त संबंधी नातेदारी। इस तरह की नातेदारी में वे सभी संबंध आ जाते हैं जो रक्त पर आधारित होते हैं। इन संबंधों में अधिक घनिष्ठता और निकटता पाई जाती है, अर्थात ये ज़्यादातर प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं। जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है उस परिवार में उसका रक्त संबंध होता है। इसके अलावा गोद लिया हुआ पुत्र या पुत्री भी गोद लेने वाले की संतान या कानूनी या समाज द्वारा स्वीकृत मानी जाती है, तो इसे भी रक्त संबंधी नातेदारी में शामिल किया जाता है। इसके एग्जाम्पल भाई बहन और बाकी पीछे भी हमने इसको आपको बता दिया था। विवाह संबंधी नातेदारी, विवाह के पश्चात व्यक्ति 2 परिवारों का सदस्य बन जाता है, एक जिसमें जन्म हुआ है और दूसरा उसका जिससे उसकी शादी हुई है। तो जिस परिवार में उसकी शादी हुई है वो उसके जितने भी नातेदार या रिश्तेदार बने हैं वो सारे विवाह संबंधी नातेदार कहलाएंगे। इसके पश्चात आता है सामान्यतः नातेदारी के 2 प्रकार होते हैं, जन्म या रक्त के आधार पर स्थापित होने वाली नातेदारी और रक्त संबंधी नातेदारी, तथा विवाह के आधार पर स्थापित होने वाली नातेदारी विवाह संबंधी नातेदारी कहलाती है। अब इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, विवाह संबंधी नातेदारी किसे कहते हैं, तो वैवाहिक संबंधों पर स्थापित होने वाली नातेदारी वैवाहिक नातेदारी कहलाती है। नातेदारी की प्रथाएं या व्यवहार, सभी नातेदारों के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकते हैं। कुछ नातेदारों से व्यवहार में बड़ी सावधानी रखी जाती है, जबकि दूसरों नातेदारों के साथ हंसी मजाक के या परिहास के संबंध भी पाए जाते हैं। तो इनका हम विस्तार से यहाँ पर वर्णन करेंगे। परिहार संबंध, अवॉइडेंस, परिहार का अर्थ होता है सामाजिक दूरी, अर्थात कुछ संबंधों में आपस में एक दूसरे से दूरी बनाए रखी जाती है। इस अवधारणा का विकास टाइलर के द्वारा किया गया था। फ्रेजर ने श्रीलंका की वेच्छा जनजाति का अध्ययन कर वहाँ यौन संबंधों निषिद्ध के आधार पर भाई बहन में भी परिहार संबंध पाए जाते हैं के बारे में बताया।
सास दामाद भाई बहन ससुर बहू आदि में परिहार संबंध पाए जाते हैं। गांव में आज भी बहू सास ससुर जेठ आदि से पर्दा करती है और ससुर या जेठ जब घर में आता है तो खांसते हुए आते हैं ताकि पर्दा करने वाली स्त्रियां ओट में हो जाएं या पर्दा कर लें। इन परिहार संबंधों का मुख्य उद्देश्य सामाजिक नियंत्रण, एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना और यौन संबंध निषिद्ध व परिवार में शांति व्यवस्था बनाए रखना है। रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार नातेदारी में कुछ ऐसे संबंधी भी होते हैं जिनसे अधिक घनिष्ठता परिवार के अन्य सदस्यों में ईर्ष्या उत्पन्न कर सकती है। परिहार संबंध, ये परिहार संबंध का एकदम विपरीत है। इसमें हंसी मजाक तथा बराबरी के संबंध होते हैं। इसमें दो व्यक्तियों से अधिक निकटता होती है। रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार परिहास संबंध में दो व्यक्तियों का संबंध, इस प्रथा द्वारा एक पक्ष को यह छूट रहती है कि दूसरे पक्ष को छेड़े, तंग करे या उससे हंसी मजाक करे और दूसरा पक्ष उसका बुरा न माने। इसमें आपस में गाली गलौज तथा मारपीट के माध्यम से भी मित्रता या प्रेम प्रकट किया जाता है। भारत में देवर भाभी मारपीट, जैसे होली का समय के अंदर देवर भाभी के बीच में आपस में मारपीट भी होती है। जीजा साली, ननंद भाभी, मामा भांजा आदि जो यह प्रयास के संबंध पाए जाते हैं। माध्यमिक संबोधन या इसको अनुनामिता भी कहते हैं। टाइलर ने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था। टाइलर के अनुसार माध्यमिक संबोधन की प्रथा मातृसत्तात्मक परिवारों में मानी जाती है। मातृसत्तात्मक परिवारों का मतलब ये हुआ कि जब शादी के पश्चात लड़का है वो लड़की के घर रहता है और लड़का बाहरी होने के कारण लड़की है वो उस लड़के का नाम नहीं लेती बल्कि किसी माध्यम से उसको बुलाती है। इसीलिए इस प्रथा का प्रचलन हुआ और बाद में पितृसत्तात्मक परिवारों में भी यह प्रथा फैल गई। इसमें संबंधी को पुकारने के लिए अन्य व्यक्ति को माध्यम बनाया जाता है, अर्थात उसका नाम नहीं लिया जाता जिसको बुलाना है। इसीलिए इसे माध्यमिक संबोधन के बीच में किसको लिया संबोधन करने के लिए, या अनुनामिता कहा जाता है। भारत में हिंदू तथा खासी जनजाति में यह प्रथा पाई जाती है। जैसे स्त्री अपने पति को पुकारने के लिए पप्पू या टप्पू या बंटी या ठोलू के पापा आदि शब्दों का प्रयोग करेगी। इसी तरह ससुर भी अपनी बहू का नाम न लेकर गुड्डी की माँ या गुड्डी आदि शब्दों का प्रयोग करेगा। आधुनिक समय में पितृसत्तात्मक परिवारों में भी इस प्रथा का प्रचलन है। मातुल्य, इस प्रकार के संबंधों में मामा से भांजा या भांजी के घनिष्ठ संबंध होते हैं। भांजा या भांजी के पालन पोषण का कार्य मामा के द्वारा किया जाता है। इन बच्चों पर मामा का अधिकार होता है तथा बच्चों के लिए पिता से ज़्यादा मामा का महत्व होता है और मामा की संपत्ति पर भी इन बच्चों का अधिकार समझा जाता है। अतः जहाँ मामा का संबंध अत्यधिक घनिष्ठ और महत्व का होता है वह मातुल्य नातेदारी है। यह मातृसत्तात्मक परिवारों में पाई जाती है। पितृसव्य, यह प्रथा मातुल्य प्रथा के एकदम विपरीत है। इसमें बच्चों का पालन पोषण का कार्य पिता की बहन अर्थात बुआ के द्वारा किया जाता है। बच्चों का अपनी माता से बुआ का अत्यधिक महत्व और उसी से घनिष्ठ संबंध होता है। हिंदुओं में अनेक संस्कार ऐसे होते हैं जिसे बुआ संपन्न करती है। इसमें बुआ की संपत्ति पर इन बच्चों का अधिकार होता है। मतलब ये मातुल्य के एकदम से विपरीत है। कुवेद या सहप्रसविता, कुवेद प्रथा को ही सहप्रसविता कहा जाता है। खासी, टोडा आदि मातृसत्तात्मक परिवार जो धीरे धीरे पितृसत्तात्मक परिवारों में बदल रहे हैं उनमें यह प्रथा पाई जाती है। इस प्रथा में संबंधों का आधार सहानुभूति होता है। मतलब जो स्त्री पुत्र संतान की जब पैदा होता है तो उसके दौरान जो पीड़ा सहन करती है उसके में सहानुभूति होना। पत्नी प्रसव अर्थात संतान के जन्म के समय असहनीय कष्ट भोगती है। अतः इस प्रथा के अनुसार पति के लिए भी इस कष्ट की अनुभूति आवश्यक है। इसीलिए पत्नी के समान ही पति में व्यवहार, खान पान तथा सूतक में रहता है। उसे पत्नी के संतान के जन्म के समय एक बंद कमरे में लेटे रहना पड़ता है और परहेज बिल्कुल वैसे ही करने पड़ते हैं जैसे उसकी पत्नी को करने पड़ते हैं। इस प्रथा का उद्देश्य पत्नी दर्द में सहयोगी होना तथा पितृ प्रेम दर्शाना तथा दाम्पत्य जीवन को मजबूत बनाना है। इसके पश्चात नातेदारी संबोधन या संज्ञाओं का क्या तात्पर्य है, या व्यक्ति अपने रिश्तेदारों नातेदारों को किन नामों से पुकारता है, इन्हीं शब्दों को नातेदारी संज्ञाएं कहा जाता है। वर्गीकृत का मतलब हमने आपको बताया भी एक ही शब्द से बहुत सारे नातेदारों को बुलाना, वो वर्गीकृत कहलाता है। विशिष्ट कौन सा होता है, जिसमें एक शब्द है वो विशिष्ट व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाएगा, जैसे पति किसी एक के लिए प्रयोग किया जाएगा, ये हमने बताया था। इसके पश्चात व्यवहार की दृष्टि से नातेदारी संज्ञाओं को संदर्भ संज्ञा, संबोधन संज्ञा में भी बांटा जा सकता है। संदर्भ संज्ञा केवल संबंध बताने के काम आती है, जैसे वो मेरे पिता है, वो मेरे चाचा है, जबकि संबोधन संज्ञा किसी को पुकारने या संबोधित करने के काम आती है। जैसे पिता शब्द एक संदर्भ संज्ञा है, जबकि पिता को पुकारने के लिए डैडी
डैड, बाबा, पापा आदि शब्दों का प्रयोग भी करते हैं, तो ये सब संबोधन संज्ञा है। भाषा की दृष्टि से नातेदारी संज्ञाएं प्राथमिक उद्गमित और वर्णित हो सकती है। उद्गमित संज्ञा प्राथमिक संज्ञा में कोई शब्द जोड़कर बनती है, जैसे फादर के साथ हम लगा देंगे ग्रांड फादर, मदर के साथ लगा देंगे ग्रांड मदर, तो वो उद्गमित संज्ञा बन जाएगी। इन्हें उद्गमित संज्ञा कहा जाता है। प्राथमिक संज्ञा के न होने के कारण, जब किसी की तरह की कोई संज्ञा है ही नहीं, जैसे मान लीजिए अपने लिए भाई की सास है, वो क्या लगेगी, तो उसके लिए हम भाई की सास का ही प्रयोग करेंगे। तो जब कोई संज्ञा ही नहीं है तो उसके लिए हम वर्णित संज्ञा का प्रयोग करेंगे, भी दूसरे का वर्णन देकर एक्सप्लेन कर रहे हैं। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर कहा जा सकता है कि मुख्य रूप से संज्ञाएं वर्गीकृत और विशिष्ट होती है। विशिष्ट संज्ञा किसी विशिष्ट नातेदार के लिए और वर्गीकृत संज्ञा एक समूह के लिए प्रयोग की जाती है। अब इसमें क्वेश्चन नातेदारी का वर्गीकरण बताएं आ सकता है, उसका टाइप बताएं, उसकी श्रेणियां बताएं, जैसे नातेदारी किसे कहते हैं, इसकी श्रेणियों के बारे में बताइए, इसके प्रकार के बारे में बताइए, इसकी संज्ञाएं के बारे में बताइए। तो जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा वैसे आपको इसका आंसर देना है। सेल्फ असेसमेंट में आप देखिएगा 2-2 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। नातेदारी क्या है, नातेदारी की श्रेणियां क्या है, सहप्रसविता क्या है, माध्यमिक संबोधन क्या क्या अर्थ है, या नातेदारी क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों वह नातेदारी प्रथाओं को समझाइए। ये भी आ सकता है नातेदारी क्या है, इसके विभिन्न श्रेणियों के बारे में, या फिर इसकी संज्ञाओं के बारे में बताइएगा। तो जैसा क्वेश्चन आता है उसी तरह से आपको आंसर अटेम्प्ट करना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।